बजट के कई पहलुओं पर हमने बात की है और इन पहलुओं के साथ साथ में अब जो विपक्ष का हमला है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। दरअसल यहां पर बात ये हो रही कि बिहार, आंध्र प्रदेश, इस पर जो है भरपूर प्यार लुटाया गया है, बाकी जगहों की उपेक्षा की गई है। लेकिन अगर गौर से इस बजट को समझे तो पूर्वोदय योजना ये भी एक चीज सामने आती है। अब ये पूर्वोदय योजना जो है इसमें कई राज्य शामिल हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्य भी आते हैं जो फिलहाल विपक्षी दलों के पास में हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो बजट में कांग्रेस के साथ में नहीं दिखाई पड़ती, या बजट के खिलाफ उस तरह से प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ती। इससे भी ये लगता है कि विपक्ष में कांग्रेस जो है इसका पुरजोर विरोध कर रही है और कांग्रेस के जो बिंदु हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पूर्वोदय योजना का जो ऐलान किया उस पर विशेष बात होगी। ये योजना देश के पूर्वी हिस्से के 5 राज्यों के लिए तैयार की गई है। इस योजना से जिन राज्यों को फायदा होगा वो हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस योजना का मकसद मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसर तैयार करना है, जिससे देश का पूर्वी भाग विकसित भारत के क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाए। इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए मोदी सरकार की पूर्वोदय योजना का ऐलान किया था। ये योजना देश के पूर्वी हिस्से के 5 राज्यों के लिए तैयार की गई है। इस योजना से जिन राज्यों को फायदा होगा वो बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय योजना की घोषणा करते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि पूर्वी क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध है और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत है। पूर्वोदय योजना से इन राज्यों में चहुमुखी विकास होगा। Roadmap for hard to abate industries. A roadmap for moving the hard to abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. केंद्र सरकार की पूर्वोदय योजना का उद्देश्य 5 राज्यों का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना के तहत प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी 3.0 के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की झोली भर दी गई है। दोनों राज्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कई प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय मदद का भी ऐलान किया गया। तो वहीं पूर्वोदय योजना से भी बिहार और आंध्र प्रदेश को फायदा मिलेगा। साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस योजना से विकास को रफ्तार मिलेगी। दरअसल ये 5 राज्य एनडीए सरकार के लिए काफी अहम है, इसीलिए विपक्ष बजट को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क अरे सबको कुछ नहीं दिया है। सरकार कह रही है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने 2015 में पूर्वोदय की अवधारणा ओडिशा के पाराद्वीप में इंडियन ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन करके रखी थी। तब पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत का विकास उसके पूर्वी क्षेत्रों की प्रगति पर निर्भर करता है। और अब 15 साल बाद मोदी सरकार ने पूर्वोदय योजना का ऐलान कर देश के पूर्वी क्षेत्र का उदय करने का खाका खींच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, विपक्ष तो हमलावर होगा ही, विपक्ष के कुछ बिंदु भी होते हैं, विपक्ष को जनता की आवाज़ भी कहा जाता है, तो ऐसे में मुद्दों को रखा जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि इस बार का जो बजट है उस पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो आने वाले समय में संभावनाओं को और मजबूत करेगा। एक बहुत ही अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और इसमें कई एक्सपर्ट्स हैं। अच्छी बात यह है कि अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट्स मेरे पास हैं, जैसे डॉक्टर अभिषेक कुमार रामाधीन है जो कि पूर्व महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, आपका स्वागत करता हूं। रामलाल खेतान साहब हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के, आपका भी सर स्वागत है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, आपका भी स्वागत है। और बड़े दिनों बाद कुमार राकेश जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी रांची से मधुकर आनंद भी आपको जानकारी देंगे, झारखंड की पूरी सियासत पर लगातार पैनी निगाह रखते हैं, बताएंगे आपको कि किस तरह से इस बजट को यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूर्वोदय की बात हो रही है उसमें झारखंड भी आता है और इसी तरह से बिहार में तो एक अलग ही मामला देखने को मिल रहा है। बिहार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। आशुतोष कुमार मेरे सहयोगी आपको यहाँ से जानकारी देंगे, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं
रामादीन सर, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि झारखंड को लेकर जो है बहुत सारी यहाँ पर बातें कही जा रही थी, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है। ये भी कहा जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि भाई अगर आपको समझना है बजट तो 10-15 दिन तो पढ़ने में लग जाते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सतही तौर पर आ जाती कि इनके लिए नहीं हुआ लेकिन अब हम देखते हैं कि पूर्वोदय में झारखंड में खास तौर पर यहाँ के आदिवासियों के लिए कई चीज़ें दिखाई देती हैं। थोड़ा सा समझाएं कि झारखंड को क्या मिला है और आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है इस पर? जो अभी जो फोकस की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ये जो राज्य है, खासकर मैं स्पष्ट झारखंड की बात करूंगा, तो ये हम खनिज संपदा से भरपूर है, ग्रोथ के एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो पूरे देश के पर कैपिटा इनकम के 1/3 पे हम लोग कहीं आते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ ह्यूज रिसोर्सेस, जो जगह मिलनी चाहिए, जो लोगों को जो संसाधन मिलनी चाहिए, जो बेसिक्स मिलनी चाहिए, तो जो पूर्वोदय योजना है जिसमें 5 राज्यों के विकास और हमारे खासकर झारखंड के तो मानव संसाधन विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सर्वांगीण विकास पे जो अलग से एक सोच रखी गई है और इसको आगे भी फॉलो थ्रू किया जाएगा। तो अगर बेसिक मानव संसाधन अगर डेवलप होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होती है, तो रिसोर्सेज यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं रिसोर्सेज जनरेशन के लिए जिसकी बात करें। क्योंकि अगर हम बात करें खनिज संपदा और बाकी की तो झारखंड इज वन ऑफ द, और ये खासकर जो मैं झारखंड ही नहीं कहूंगा, झारखंड हो गई, उड़ीसा हो गई, जो हम लोग हैं, हमारे पास में खनिज संपदा भरपूर, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के 1/3 पे आज के दिन में झारखंड स्टैंड करता है। तो वी डेफिनेटली नीड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वी नीड हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, नए मेडिकल कॉलेजेस खुले, नई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुले। तो जो टोटल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का 11,11,000 करोड़ जो मैम ने जो घोषणा करी थी जी, और इसके अलावा जैसे ग्राम उत्थान योजना है, तो ग्राम उत्थान योजना में भी सबसे ज्यादा मुझे लगता है फायदा हमारे झारखंड के लोगों को होगी उसमें। तो ओवरऑल जो ये पूर्वोदय योजना और ये जो बजट है, इसके बहुत सारे, इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है जो पहले भी कहा गया था कि कोई भी राज्य सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार से 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकती है फॉर एनी ऑफ द डेवलपमेंट। तो अगर राज्य सरकार काम करना चाहे और जितनी जरूरत है यहाँ, तो सारे के सारे इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। और आज के दिन में भारत पूरे विश्व का एक तरह से कहें तो ग्रोथ इंजन है, और अगर ये पूर्व जो हमारे ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, अगर ये आगे डेवलप करें और हमें पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया का ग्रोथ इंजन बनने का मौका मिले, जैसे आज के दिन में भारत इतने पीछे से इतना आगे आया, वैसे ही हमें भी अगर मौका मिले तो मुझे लगता है कि इट विल बी द बेस्ट थिंग हैपेंस टू द एंटायर इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए आप झारखंड को अच्छे से समझते हैं, तो झारखंड की एक तस्वीर भी दर्शकों के सामने जाती है। नहीं तो आमतौर पर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं। हालांकि आदिवासी बहुल इलाकों पर जो अधिक ध्यान दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम उन्नत और खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों पर जो फोकस है, ग्राम उत्थान योजना में जी, 63,000 जो गाँवों पे जो फोकस किया गया, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत जो हमारे झारखंड के उसको मैं और समझूंगा आपसे, बाकी के मेहमानों को भी चर्चा में एक एक करके शामिल करते हैं। खेतान साहब, बिहार के लिए तो एक तरीके से ऐसा दिखाया गया, जितना स्ट्रेस किया गया उससे लगता है कि बम्पर लॉटरी या सबसे ज्यादा ध्यान बिहार का रखा गया है। आपको लगता है कि बिहार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, या इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं झुंझुना पकड़ा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, नीतीश कुमार कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया लेकिन सारी मांगे मान ली गई हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको, खासतौर पर बिहार की इंडस्ट्री कैसे देख रही है? देखिए, बिहार के लिए जो भी इस बजट में प्रावधान किया गया है वो बिहार का हक था, और ये आज नहीं बहुत पहले से हमारी सरकार, हमारी जो बिहार की जनता है उसका ये मांग था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। कैसे दिया जाए, वो नियम का पालन करना, नीति आयोग का जो मापदंड है वो पूरा नहीं होना, उसमें कोई भी बिहार की जनता का या बिहार का दोष नहीं है। देने की मंशा होनी चाहिए, और बिहार
जो है काफी पिछड़ा है। तो पिछड़े को आगे लाने के लिए जब तक कुछ अलग से इंसेंटिव या अलग से कुछ प्रावधान, अलग से कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा तो पिछड़ा कैसे आगे आएगा। तो इसलिए बिहार की जो आबादी है वो इस देश की लगभग 10% आबादी यहाँ है। तो उस आबादी के हिसाब से जो दिया गया है हम तो कहेंगे कि वो भी कम है। यहाँ और बड़े निवेश की, बड़े प्रावधान की आवश्यकता है। हमारी जो जनता है बिहार की, इसे सब कुछ चाहिए, लेकिन उस हिसाब से बिहार में न उद्योग है और न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बिहार के जो राज्य के जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो बिना केंद्र की सहायता के लिए यह संभव नहीं है। तो केंद्र जो है पूरे भारत का गार्जियन होता है। तो गार्जियन का काम है कि जो भी हमारे राज्य कमजोर हैं कैसे उन्हें मजबूत किया जाए। इस पर कहीं भी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हर राजनीतिक को समझना चाहिए कि बिहार का विकास बिना हुए इस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो हुआ है ये बहुत जरूरी था। ये पहल है। आगे और भी इसकी आवश्यकता है और यहाँ केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की पहल से ही यहाँ उद्योग लग सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा संसाधन है, वो है लेबर। हमारा लेबर जो है पूरे हिंदुस्तान में जाके काम करता है। तो हमारे यहाँ के लोगों में क्षमता भी है, लेकिन बस वही उसमें एक सहायता की आवश्यकता है जो एक केंद्र सरकार जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बजट दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, तो जो लेबर है उसको भी फोकस किया गया है, यानी यहां पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ पाए ऐसा माना जाता है। कुमार राकेश जी, एक बात सही है कि बिहार को हमेशा से आवश्यकता थी, लेकिन तीसरा टेन्योर आते आते ये बिहार का जो है वो पिछड़ापन दिखा। इस पर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए। मैं जितने पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे विपक्षी, उनका यही कहना था कि अचानक से अब याद आया है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि 11वीं बार में ख्याल आया कि यह बहुत पिछड़ा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक दबाव भी दिखाई पड़ता है, यानी नीतीश कुमार का दबाव था, इस वजह से बिहार की सुध इस बार ली गई है। ये आरोप कितने सही हैं? प्रवीण जी, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। एक नए किस्म के नैरेटिव्स देश में बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, और फिर देश में आजादी के बाद और आज तक झूठ के पहाड़ को इतना विशाल कर दो, फिर वहां से सत्य की कहानियां गढ़ो। वही हो रहा है देश में। पहले झूठ के पहाड़ को इतना लिपापोती कर दिया, सच दिखने लगा। अब उसको सच मान करके उस पर बहस हो रही। अभी नैरेटिव्स की बात हो रही है, अल्पमत की सरकार है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं 2 लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं। अल्पमत की सरकार है, उन लोगों को शर्म नहीं आती कि 2004 में और 2009 में 1984 के बाद कांग्रेस कब मेजॉरिटी में रही? कब उनको नंबर आया? 240 तो कभी नहीं आया। एक दूसरी बात, ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार को आज मिला। आप बजट उठा के देख लीजिए, लालू थे तब भी और नहीं थे तब भी। लालू ने जो कवाड़ा किया 12-13 साल के अपने राज में, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो जब एक बार कहीं कचरा कर देते हैं, उसको हटाते टाइम लगता है। उन्होंने इतना बड़ा चारा घोटाला किया, कई राज्यों का बजट समझ आया उसमें, उस पर कोई नहीं बोलता। और ऊपर से ये बोल रहे हैं, एक राबड़ी देवी का वीडियो हो रहा है, बिहार आंध्रा को दे दिया। तो बिहार दुश्मनी क्यों? अजय आलोक ने इसको ट्वीट किया है, भाजपा के प्रवक्ता ने। वो देखने की बात है कि ये लोग विरोध के लिए किस हद तक चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता विरोध क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए। रही बात जो बजट में दिया गया है, जो जरूरत है देश की, जो पूर्वोदय योजना पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं प्रवीण जी। इसमें जो उड़ीसा अभी इनके पास आया, अभी तक तो उनके पास नहीं था। वेस्ट बंगाल आज भी ममता दीदी के पास है। झारखंड अभी भी अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और कांग्रेस के पास है। ये सारे जो राज्य हैं अपने आप में, जैसा अभी बता रहे थे खेतान साहब और अपने झारखंड के जो प्रबुद्ध विद्वान है कि भाई, हाँ ये रमाधीन जी, कि बिहार से जब अलग हुआ झारखंड, बहुत लोगों ने रोया वहां पे कि हमारा जो असली हीरा है सोना चला गया हमसे अलग होकर के। और झारखंड में जब से बना है 2001 के बाद, वहां के लोग बताएंगे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, कल्चरली इतना बर्बाद किया गया। आज ही सदन में, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा 36% आबादी थी और पिछले 10 वर्षों में 26% हो गई।
और कई राज्यों में 110%, 123%। हाँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बात करेंगे कुमार जी, क्योंकि ये विषयांतर हो जाएगा। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी छाया हुआ मुद्दा है, मैं आऊंगा इस पर। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक पर जाने के पहले सभी मेहमानों को मैं शामिल कर लूं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी हमको लगातार सुन रहे हैं। कुमार जी, मैं आता हूं, 2 मिनट में आता हूं, आपकी बात को और कंप्लीट करेंगे। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आपने ओवरऑल सभी की बातें सुनी, बिहार के एक्सपर्ट, झारखंड के एक्सपर्ट, कुमार राकेश जी ने भी अपनी बात की, मेरे दोनों सहयोगी भी आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मधुकर और आशुतोष लगातार बने हुए, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल गलियारे में क्या कुछ चल रहा है वो क्या लगभग ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसा पैनल पर गेस्ट कह रहे हैं। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि कितना फिजिबल दिखाई पड़ता है, और विपक्ष का ये आरोप कि बहुत सारे राज्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है, पूर्वोदय कहा जा रहा है, कुछ पर फोकस है, ये वाली जो बात है, और बजट का मैनेजमेंट, क्योंकि आप फाइनेंस के व्यक्ति हैं तो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे, कमाई और खर्चा, क्योंकि कुछ ही मदों में दिया जा सकता है, जो है पैसा उसको बांटना है। तो ये जो बंटवारा हुआ है इस बार, इसके पीछे की सोच आपको क्या दिखाई पड़ती है? देखिए जी, पहली बात तो जो बंटवारा हुआ है वो डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके बंटवारा हुआ है। एक स्टेट के मुद्दे को लेके या एक किसी स्टेट को या दूसरी स्टेट के मुद्दे को लेके बंटवारा नहीं हुआ। दूसरा, अभी नीति आयोग ने जुलाई के अंदर ही, सुमन बेरी ने एसडीजी की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें किस किस स्टेट में क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं उनका एक इंडिकेटर निकल के आ रहा है। 2021 से ये रिपोर्ट लगातार आ रही है, और उसके जो एसडीजी की रिपोर्ट के जो आंकड़े नजर आते हैं उनमें सिर्फ आंध्र प्रदेश को छोड़ के जो थोड़ा फ्रंट रनर में है, बाकी ये सारे स्टेट्स इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, ये सब परफॉर्मर्स के अंदर येलो शेडेड एरियाज में देखने को मिल पा रहे हैं। इनमें भी अगर हम 21 से लेके अब के आंकड़े देखें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, बट पूरी तरीके से जो इनका ग्रोथ पोटेंशियल है, जो वहाँ के लोगों का ग्रोथ पोटेंशियल है, चाहे वो इंडस्ट्री की वजह से हो, एजुकेशन की वजह से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो, वो पूरी तरह निकल के नहीं आ रहा है। तो मेरे विचार में ये जो योजना है ये डेवलपमेंट के बेसिस पे जरूर की गई है, ये देख के ना की गई है कि मेरी पार्टी की पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है या मेरी पार्टी रूल नहीं कर रही है। जबकि हम पहले के भी बजट देखें, आज के जब से हमें आज़ादी मिली है, तो जो भी रूलिंग पार्टी सेंटर में रही है उसने हमेशा उन स्टेट्स को तवज्जो ज़्यादा दिया है जिन स्टेट्स में उनकी अपनी पार्टी रूल कर रही है, विज़ाविज़ जो स्टेट्स में वो रूल नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखने में बहुत बड़ा है। अगर कोई मंत्री रेल मंत्री जैसे बने तो जिस स्टेट से बने तो उन्होंने अपनी रेल शुरू कर दी, कोई और बने तो वो स्टेट से शुरू कर दी। ये शुरू से, चाहे वो बिहार के मंत्री रहे हो या कोई और रहे हो, ये देखने को हमें लगातार मिलता रहा है। पर इस बार ये डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके किस तरीके से अलग अलग चीजों को बढ़ाएं ताकि वहां के लोग वहीं पे रह के प्रगति हो कर सके, उस स्टेट की प्रगति बढ़ा सके और देश की प्रगति बढ़ा सके। बिकॉज हिंदुस्तान एक इंटीग्रेटेड है और ये बजट हिंदुस्तान का बजट है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या 2 स्टेट या 3 स्टेट का बजट नहीं है, सभी को देखते हुए है। हाँ, जब भी बजट एलोकेट किया जाता है, जैसे माँ रोटी बांटती है थाली के अंदर, तो हो सकता है कुछ रोटी कम जाए किसी को, कुछ रोटी ज्यादा जाए। अब किसी की क्षमता ज्यादा है तो चीफ मिनिस्टर्स और बाकी जो सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए बैठे हैं। हमें देखने को मिला पिछले 4 सालों में कोरोना काल के बाद इतने अच्छे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिले, वो इस वजह से भी देखने को मिले कि फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है। क्यों? खर्चा ही नहीं कर रही हैं सरकारें। जो खर्चे नियमित दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों को, नाबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, देखा गया 60 से 70% वो जो पैसा है वापस आ जाता है नाबार्ड के पास, यूज ही नहीं होता है। अगर वो पैसा किसी भी स्टेट को किसी चीज के लिए दिया गया और वो उसको धरा पे नहीं उतारा गया तो कैसे प्रगति होगी? तो मेरे विचार में स्टेट्स को लड़ाई करने की जगह प्रगति दिखा के ये आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि इसमें भी कांग्रेस का अपना एक विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन हम देखें कि इससे, जैसे पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी बिल्कुल जैसे नीति आयोग की बैठक का उन्होंने विरोध नहीं किया जिस तरह अन्य कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया है। तो इससे एक स्पष्ट होता है कि कई राज्य हैं जो बेशक विपक्ष की भूमिका में दिखाई देते हो लेकिन इस चीज को समझ रहे हैं कि इसमें हमारा भी विकास है। मधुकर से इस पर जरूर मैं सवाल चाहूंगा। मधुकर, क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी स्टैंड कुछ इसी तरह का है जैसा ममता बनर्जी का? हालांकि वो बहुत एग्रेसिव रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि झारखंड को सौगातें हैं, पूर्वोदय में झारखंड को भी फायदा मिलेगा। तो इस पर झारखंड सरकार का, वर्तमान जो झारखंड सरकार है, उसका स्टैंड किस तरह का है?
देखिए प्रवीण जी, आप जब मुख्यमंत्री का बयान बजट पर सुनिएगा तो आपको बहुत हास्यास्पद लगेगा। ये एक मुख्यमंत्री के लिए शायद ये शब्द अनुचित हो या उचित न हो, लेकिन जिस तरह का बयान बजट पर आया था, ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। हमारे साथ रामाधीन जी भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर बीजेपी ही बाकी राज्यों की तुलना में झारखंड में पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बहुत कमी है, घोर अभाव है। जो राजनीतिक परिपक्वता होती है, बजट को देखने का एक नज़रिया होता है, एक नज़र होता है। तो किसी भी सूरत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर कुछ एकाध नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बजट में क्या मिला है शायद अभी तक इन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे हालात में उनकी प्रतिक्रिया भले ही दे दी जाती हो, लेकिन उसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि जो लोग बजट को समझने वाले हैं, जो लोग बजट को देखने वाले हैं, जो लोग बजट से प्रभावित होने वाले लोग हैं, वो लोग ये जानते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता के साथ बयान इस पर नहीं आना है। लेकिन जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती दौर से ही अपना एक अलग विज़न रहा है, शुरुआती दौर में ही उन्होंने कहा था कि भारत का विकास वैसे भी पूर्व में सूर्य उगता है, तो पूर्व में जब सूर्य उगता है तो विकास हमेशा सूर्योदय के साथ होगा, और उस सूर्योदय का जो है लगातार उनके शासनकाल में चलता आ रहा है। इस बजट में भी उन्होंने जो संभव हुआ वो किया है। लेकिन जिस तरह से बिहार की बात है, अगर यहाँ देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो बिहार को जिस तरह से सामने दिखाई देता है कि 59-59 हजार करोड़ की सौगात मिल गई, तो वो सौगात झारखंड के मामले में जो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि झारखंड के लोग ये सोचते हैं कि हम 40% मिनरल देते हैं, हम मेरे कोयले से पूरे देश में उजियाला होता है, रोशन होता है पूरा देश। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में अपनी चीज़ों को मानते हैं कि हम जो देते हैं हमें क्या मिला। उस लिहाज से देखा जाए तो झारखंड के आम लोग थोड़ा दुखी जरूर हैं, क्योंकि इनको सिर्फ इतना समझ में जो सामान्य तौर पर आ रहा है उसमें है कि हम जो देते हैं उस हिसाब से हमको मिला नहीं। और ख़ास करके मैं शुरुआती बजट के दिन से ही मैं लगातार कह रहा हूं कि ये बात ज़्यादा चुभ रही है लोगों को कि बिहार को बहुत कुछ मिला और उसके छोटे भाई। हालांकि देखिए, मैं बताऊं आपको कि बातचीत बहुत होती रही, लेकिन जब बाद में बजट को हमने एनालाइज किया, क्या होता है कि एनालिसिस बहुत इमीडिएट शुरू हो जाती है, और ये बड़ी समस्या का विषय है। ढंग से बजट समझ में भी नहीं आता है। अब जब आप डिटेलिंग में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पे इतनी बात हो गई कि कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा जो हिस्सा है 2,23,000 करोड़ का, वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बिहार से भी ज्यादा, जो 1.25 लाख करोड़ आप बिहार का देख रहे हैं, और 41,000 करोड़ रुपए झारखंड को भी मिला जब आप डिटेलिंग में जाते हैं। अब ये कहीं ना कहीं योजनाओं में रामाधीन जी ने बड़ी डिटेलिंग में झारखंड की स्थिति को और इनको समझाया। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, क्योंकि आशुतोष भी बड़ी देर से बने हुए हैं, बिहार को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिहार के बारे में जिक्र हो रहा है, यहां बिहार को इतना मिला, ये झारखंड पर एक इंप्रेशन जा रहा है, हमको उतना नहीं मिला है। लेकिन बिहार में कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया है। हकीकत में बिहार में आम लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं, उनको सचमुच ये फील जा रहा है कि हाँ, बम्पर बजट मिला, बड़ी बात हो रही है बिहार की। ये इंप्रेशन गया जो कि बीजेपी देना चाहती थी, सत्ता पक्ष देना चाहता था, और इसीलिए बार बार स्ट्रेस करके बिहार का जिक्र किया गया। हालांकि कई मदों में अन्य राज्यों को भी दिया गया है। देखिए प्रवीण जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो बिहार के आम लोगों को नेताओं ने कंफ्यूज कर दिया है। पिछले 4 दिनों से मानसून सत्र के दौरान लगातार विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को इसी मुद्दे पे घेर रही है कि आपको झुंझुना दिया गया है, बिहार के लोगों को झुंझुना दिया गया है, क्योंकि बिहार के लोगों के दिलो दिमाग पर स्पेशल स्टेटस इस तरह से चढ़ा दिया गया था कि आम लोगों को कन्विंस करने में नेताओं को सहूलियत हो रही है। नेताओं को लग रहा है कि जिस विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ नीतीश कुमार बढ़ रहे थे, उसके एवज में उन्हें कुछ नहीं मिला है, और यही बात जनता को कन्विंस करनी है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता अपनी बात रख रहे हैं कि जो हमें मिला है उसका क्या फायदा होगा। तो दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हो, दोनों तरफ से जो बातें आ रही है, जनता कंफ्यूज हो रही है, विश्लेषण करके समझ रही है। प्रोफेसर अग्रवाल,
बजटिंग जो होती है उसमें एक महत्वपूर्ण बात बार बार कही जा रही है कि भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्लो कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इकोनॉमी जो है वो बैठती जा रही हो, लेकिन भारत का सूरज चमकता रहेगा। एक और स्टेटमेंट मैं बहुत कॉमनली सुनता हूं कि कुछ भी हो जाए, किसी की सरकार रहे, भारत की इकोनॉमी को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसको थोड़ा सा समझाइए कि हमारा स्टेटस क्या चल रहा है और वैभव या संपन्नता की तरफ भारत का बढ़ना क्या सुनिश्चित माना जाए इन चुनौतियों के बीच में। हाँ, जो जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जो पहले स्थिति देखी जाती थी कि इलेक्शंस आते थे, नई सरकार आती थी, तो वो पूरा जो चक्का होता था भारत की ग्रोथ का वो चेंज कर देती थी। पर अगर पिछले 20 साल के हम देखें तो उसमें अलग अलग सरकारें आई हैं, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी रही, फिर बाद में बीजेपी आई, फिर कोलिशन अब है। तो अलग अलग सरकारें आने के बाद भी जो पूरा व्हील है, जो पूरा प्रॉस्पेरिटी का स्ट्रक्चर है या ग्रोथ जिससे मिलती है, वो चेंज नहीं किया जा रहा है। उसकी दशाएं दिशाएं थोड़ी बहुत जरूर चेंज होती हैं, पर वो पूरी तरह चेंज नहीं हो रहा है। इस वजह से चाहे कोई भी सरकार आए, भारत प्रगति की तरफ दिखाई देता जाता रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, जो चलता आ रहा है। दूसरा, आपने जो कहा भारत की जो अर्थव्यवस्था, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे इस बार का देखें तो काफी अच्छी चीजें, सारी इसमें बड़ी पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं। और इसी बार देखा हमने को मिला कि पहली बार सरकार ने मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए टैक्स में भी रिलीफ, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी इंप्रूवमेंट और चीजों में करने को देखने को मिली। जीडीपी ग्रोथ रेट देख के चले, भारत सरकार कह रही है कि 7% के करीब ग्रो करने की उम्मीद है, बट जब आरबीआई और आईएमएफ और बाकी एजेंसीज कह रही हैं कि भारत 7.2 से लेकर 7.5 के करीब ग्रो करेगा। इफेक्टिव ग्रोथ, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी इंडिया में अभी भी है, कितनी भी कोशिश इस सरकार ने की, पिछली सरकारों ने की, उसके बाद ही पैरेलल इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, जो ब्लैक इकोनॉमी, मनी इकोनॉमी होती है। और उसकी वजह से इफेक्टिव ग्रोथ रेट हमारा 10, 11, 12% के आसपास रहेगा। अगर हम जीएसटी कलेक्शंस देखें, वो भी काफी अच्छे रहे हैं। पिछले महीने के क्वार्टर के 8.2% हमारा ग्रोथ रेट रही। इन्फ्लेशन अगर हम लेके चलें, वो नियंत्रित की तरफ है, 5.4% आ गया 6.7% से एक साल के अंदर। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इन्फ्लेशन तंग कर रहा है, इजी मनी तंग कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट तंग कर रहा है देशों को। हिंदुस्तान में ये सारी चीजें कंट्रोल में हैं। जैसे हम किसी मैं एक छोटा सा पॉइंट और जानना चाहूंगा, बाकी मैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा, अब भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। यानी आने वाले समय में हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव हो के बजाय हमको अभी बहुत लोगों को अनाज देना है, जरूरी भी है, या बहुत सारी और व्यवस्थाएं, मकान, तो इस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बड़ा हैवी चल रहा है। तो ये एक चुनौती है या नहीं है? नहीं, देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोरोना काल के बाद से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली हेल्थ केयर को लेके, फूड को लेके, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और स्पेशली जो लोएस्ट तबका है हिंदुस्तान का, जो गरीब है, गरीब से थोड़ा उठ के है, उनके लिए स्पेशली ये फैसिलिटी देना जरूरी है। मेरे विचार में एक स्टेट जो होती है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, राज्य सरकार हो या स्टेट सरकार हो, उनका पहला दायित्व है वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखना। लोगों की, जिन्होंने उनको चुना, उनको बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया, उनको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सारे आंकड़े मैनेज किए जा सकते हैं, पर हम भारत के अंदर वो बाकी आंकड़े भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं। जहां वेलफेयर स्टेट यूएस ने, यूरोप ने, यूके ने किया, अब वो अब मुसीबत में पड़े हुए हैं, उस तरीके से इस सरकार हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं। और उम्मीद, और क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी देखें तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखते हुए चल रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने मधुकर जी को भी सुना। मधुकर जो हैं वो झारखंड की सियासत को बड़े करीब से जानते हैं, और बहुत पिन पॉइंट उन्होंने बता भी दिया आपको कि पॉलिटिकल वहां पर किसी का कुछ कहना नहीं कहना कितने मायने रखता है। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये विकास की जब बात होती है तो झारखंड में उसकी ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। तो ऐसा लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर बाद में अच्छे अवसर जनरेट किए जाएं, इसकी संभावना झारखंड जैसे राज्यों में अधिक है। डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं तिवारी जी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट वी आर ऑलवेज नॉट यूटिलाइजिंग आवर रेवेन्यू, जो हमें जरूरत, जो हमें मिलती है केंद्र से। और आज के दिन में तो केंद्र सरकार हाथ खोल के बैठी हुई है कि आपको अगर विकास करना है तो आप 0% इंटरेस्ट में मेरे से पैसे लेके जाओ, विकास करो। लेकिन जो पैसे लॉकेटेड होते हैं वही यूज नहीं होते। आप नया पैसा है, नया लोन कहां से लोगे? अगर आप झारखंड की स्थिति देखें तो एक, मतलब आई एडुकेटेड इन यूएस एंड आई वाज इन बॉम्बे फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब यहाँ पे सिचुएशन देखता हूं तो एवरीथिंग, वी आर फुल ऑफ ऑल पॉसिबल वेल्थ जो हो सकता है।
अब डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन जितना राज्य सरकार को करना चाहिए, अभी जैसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो चाहे स्वास्थ्य में पैसे मिले या फिर शिक्षा में पैसे मिले, अगर हम उसको यूज ही नहीं करें तो कैसे क्या हो? आज के दिन में आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे पास सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज। अगर मैं बात करूं कि जैसे भी बात कर रहे थे, वो एसडीजी जो सस्टेनेबल ग्रोथ गोल है, डेवलपमेंटल गोल है, उसमें झारखंड सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगर आप जीरो हंगर पैरामीटर की बात करें तो झारखंड इज वर्स्ट परफॉर्मिंग आउट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल पॉसिबल थिंग्स जो हमारे पास होना चाहिए, 40% देश की मिनरल्स हमारे पास में है, उसके बाद भी अगर जीरो हंगर पैरामीटर में आप लास्ट में आते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ गोल में आप सबसे लास्ट में आते हैं, पर कैपिटा इनकम आपकी पूरी कंट्री के 1/3 है, तो डेफिनेटली वी नीड अ लॉट। और हमें डेफिनेटली जो आज के दिन में जो अपनी जो वित्त मंत्री जो लेके आई है आज के दिन में जो अपनी ये योजना जी, ये एक शुरुआत है टू टेक जो ये पिछड़ा राज्य है खासकर बिहार और झारखंड, इसको आगे ले जाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप जो कह रहे हैं। दरअसल अभी कई पॉलिटिशियन से एसडीजी के बारे में बात कर लीजिए तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से क्या लेना देना है, कितने गोल्स उसमें आते हैं, और केंद्र करता जाए, राज्य सरकारें जो हैं वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए बैठी रहे, ये बात भी नहीं चलेगी। राज्य सरकार भी अपना काम करती है, राज्य सरकारें अच्छे से राज्य का उत्थान करें, जनता के बीच विश्वास बनाए। और ये देखा है उड़ीसा में, हमने देखा पटनायक साहब इस बार नहीं है, लेकिन लंबे समय तक लोगों का भरोसा उन पर बना रहा। अब जब स्वास्थ्य की वजह से नहीं रहा तो नहीं रहा, तो ऐसा भी नहीं कि केंद्र में किसी की सरकार रहे, राज्य में आप अपनी इमेज को बड़ा मजबूत कर सकते हैं। कुमार राकेश जी, थोड़ा जी मैं बता रहा था जी बात जो स्टेट बजट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की बजट मीटिंग है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर कोई एक नॉर्मल कॉर्पोरेट कंपनी भी अगर है तो वो कम से कम महीने में एक बार तो आपकी बजट रिव्यू मीटिंग करेगी। पूरे राज्य की बजट रिव्यू मीटिंग एक बार नहीं होती। अब बजट रिव्यू मीटिंग ही नहीं होगी जो कि हर एक महीने में 1 या 2 बार होनी चाहिए कि कौन डिपार्टमेंट कितना वो तो एक लाइन में बहुत संक्षेप में मधुकर ने उस बात को जो रखा था उससे समझा जा सकता है। वो जिस मैच्योरिटी की बात कर रहे थे वो उन्होंने बड़ा स्पष्टता से उस बात को रख दिया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुमार राकेश जी, ये तो खैर ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स का तो काम रहता है, पर एक बात तो है कि इस बार मिजाज हर तरीके से बदला बदला दिखाई पड़ता है। इस बार हम देखते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिल रहा है। विपक्ष मजबूत है, वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, नैरेटिव रख रहा है, जो भी रख रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष का पलड़ा जो है वो हल्का नहीं है, मजबूती के साथ में आया है, और ये थोड़ा सरकार के लिए चुनौती भी बना रहा है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है, और अच्छा है, विपक्ष को जनता की आवाज भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि ये एक थोड़ी अच्छी कंडीशन है मजबूत विपक्ष का होना, या आप कोई परेशानी देखते हैं इसमें? देखिए, विपक्ष का प्रवीण जी, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि देश में विकास हो, और विपक्ष मजबूत होने से सरकार पे अंकुश लगता है। स्वतंत्र लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष मजबूत किस प्रकार हो उस पर हमें चिंता और चिंतन की जरूरत है। झूठे बातों को रख के तथ्यों को तोड़-मरोड़ को पेश करने में, या एक नया नैरेटिव एग्जरेट करके देश के विकास पे और देश के मान सम्मान पे पट्टा लगाने का, वो सोचना पड़ेगा विपक्ष की भी भूमिका को, कि सिर्फ जिस तरह से व्यवहार किया लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के बाद, जो प्रधानमंत्री का दर्द है, उस पे लोगों के ट्वीट भी आए कि भाई जिस तरह से आपने आज तक, मैं 90 से कवर कर रहा हूं, 91 से भारतीय संसद, दोनों राज्यसभा लोकसभा, मैंने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा प्रवीण जी कि प्रधानमंत्री बोल रहे हो और वोटिंग लगातार 2.25 घंटे तक जारी हो। इसको क्या, कैसा विपक्ष है? अरे ये तो थोड़ा वो पिछले 2 टेन्योर की फ्रस्ट्रेशन भी है उसमें, एक वो भी है ना, दबाव, इतने विपक्ष में बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। बर्दाश्त जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, रमादीन ने बहुत अच्छी बात कही कि रिव्यू मीटिंग हर महीने होना चाहिए। रिव्यू मीटिंग होती है झारखंड सरकार में, कहां से कितनी वसूली होनी है उसकी होती है, वो सबको पता है, रिपोर्टेड है अखबारों में, लोगों को पता है। मधुकर जी बहुत अच्छी बात करते हैं, संसदीय भाषा बोल गए, मैं थोड़ा सा खोल के बात करता हूं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का अभाव है। बिल्कुल अभाव है भाई। आपको राज्य का विकास देखना है, राष्ट्र के विकास में योगदान करना है, कि स्वयं के विकास में देखना है?
अब जेल जाते हैं लोग नेता और कहते हैं कि सरकार ने डाल दिया। अरे कर्म किया प्रवीण जी को, कुमार राकेश जी को, रवादिन को या मधुकर को, तो इन्हें डाल रहा है। तो आपके जो कर्माज हैं, जो आपके कर्म हैं, जैसा आपने किया है वैसा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जहां तक आपने बात कही विपक्ष की, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और ये बहुत ही चिंता की बात है और चिंतन की बात है कि भाई विपक्ष मजबूत क्यों नहीं है, और सही तथ्यों को लेके आएगा तो सरकार को डाउन होना पड़ेगा। यदि अब फैक्ट्स को लेकर के आएंगे तो सरकार को ये करना पड़ेगा। अमन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये नैरेटिव पहले भी चल रहा था कि भाई रेल मंत्री जहां का है वहां उसने रेल की लाइनें दे दी, हाँ वो मंत्री वहां का है। लेकिन ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात के हैं और गुजरात को विशेष कैटेगरी में नहीं लाया, वो एक नया नैरेटिव बन जाता। उन्होंने पूर्वोदय को 5 राज्य को दिया, जो झारखंड, वेस्ट बंगाल उनके में नहीं आता, जिसके लिए ब्लेम गेम चालू है। हाँ, आपने ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। देखिए गुजरात, जिस समय अगर केंद्र में कोई भी सरकार चल रही हो, गुजरात का अपना विकास चल रहा था, वो अलग तरीके से सतत विकास वो करता रहा। तो राज्यों का भी अपना एक मॉडल होता है, उस पर बड़ा फोकस नहीं होकर केंद्र पर ही हम ज्यादातर उस कि मैं कांग्रेस के बजट उठा के देखती हूँ कि भाई राज्यों के नाम नहीं लिए जाते। हमने 2-3 राज्यों के नाम लिए, महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ दिया उन्होंने, एक महीने पहले की बात है। मुद्दा ये है कि आप बातों को कहां तक कैसे ले जाते हैं, क्या इस नैरेटिव से देश चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट जरा कुमार राकेश जी, क्योंकि अब सब मेहमान, और आप देख रहे हैं मेरे 2 सहयोगी जो हैं वो, हम लोग तो भी स्टूडियोज में बैठे हैं, ये बाहर खड़े रहते हैं और मुझे मतलब इनको जो गर्मी का एहसास हो रहा होगा वो मैं भी महसूस करने की कोशिश करता हूं। बहरहाल मैं आशुतोष के पास जाऊं, मधुकर के पास जाऊं, उससे पहले खेतान साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर जितनी चर्चा का सार निकल कर आया उसमें बिहार का अपना इन्वॉल्वमेंट, वहां की अपनी लोकल पॉलिटिक्स, वहां का अपना जो एक सिस्टम बना हुआ है वो भी बहुत जरूरी चीज है। वो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बिहार पिछड़ा है, बिहार भी संपदा की खान या फिर टैलेंट की खान के तौर पर देखा जाता है। तो बिहार में कुछ मूलभूत सुधार की भी आवश्यकता है। अभी हम देख रहे थे पुल टूटने की घटनाएं देख रहे थे, अब हम एक्सप्रेसवे बनने की खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार में यह मूलभूत परिवर्तन कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा? देखिए, इसमें जो बिहार पिछड़ा है उसका कारण समझना चाहिए, और आज देश ने समझा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा कि भाई बिहार के जो लोग थे वो बिहार से बाहर काम करते थे, तो वो बिहार गरीब है इसलिए यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते थे। तो इस जो बजट आया है इसको पॉलिटिकल जो जिस पार्टी का भी है उसको बहुत ही खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। उसमें मीन में ये तो बिहार का विकास में सभी का योगदान होना चाहिए, इसको राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात होनी चाहिए। और जैसे इस देश में 370 धारा हटाई गई, उसी तरह से अगर जो हमारे विशेष राज्य का दर्जा मिलने में कोई अड़चन है उसको दूर करनी चाहिए। और इस बार तो जो नीति आयोग बना है उसमें बिहार के 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है जी। तो जो भी हमारे बिहार जैसे राज्य पिछड़े हैं उन लोगों को विशेष दर्जा जब तक आप नहीं देते हैं, जब तक इस तरह के पैकेज हर बार मिलने चाहिए, नहीं तो ये पिछड़ापन तो हरदम बढ़ता ही जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, मैं तरह से इसको बढ़ाया जाए। मैं फटाफट आशुतोष, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। देखिए आशुतोष भी बिहार की राजनीति को, बिहार के हालात को बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी और उनकी समझ भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस पैनल में। आशुतोष, यही सवाल आपसे जो मैं जानना चाह रहा था, वो एक सिस्टम की बात है। बिहार का अपना एक सिस्टम है, अपना एक तौर तरीका, अपनी पहचान बनाई है। तो यहां पर बात सिर्फ फंडिंग की नहीं है, चलिए फंडिंग हो गई है, लेकिन उस सिस्टम में कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठेकेदारी किस तरह से हो रही है, लोकल राजनीति, वहां के अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, कुछ मूलभूत चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। यह बदलाव कैसे आएगा और कौन लाएगा? बेशक आपने सही कहा, गुणवत्ता एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और हाल के दिनों में जिस अंदाज में पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं, बिहार सरकार के सिस्टम पे सवाल खड़ा हो गया है। जहां तक बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं उसके मद्देनज़र नेताओं ने कंफ्यूज कर दिया है। अब जनता खुद विश्लेषण कर रही है कि जो केंद्र से पैसे अलॉट हुए हैं वो बिहार के हित में है कि नहीं। हमारे साथ कुछ युवा हैं और काफ़ी देर से हैं। बिहार के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं?
हम तो उसको विफल देख रहे हैं, वो सक्सेस होने वाला नहीं है। है कि आज देखिए इतिहास देखा जाए बिहार का, तो जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था ना, उस वक्त बिहार को बोला गया था कि 1952 से लेकर 1990 तक आप कच्चा माल को उत्पादन कीजिए और वही रेट से पूरे देश को दीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उस समय बिहार में ही कच्चा माल पैदा होता था। आज जब बिहार को विशेष दर्जा का जब बात आता है ना, ये पीछे हो जाते हैं। क्या लगता है जो दिया गया बिहार को, इससे संतुष्ट है? युवा होने के नाते लगता है फायदा होगा? फायदा तो अलग बात है, पर चाह रहे थे हम लोग विशेष स्टेट का दर्जा, ठीक है। फायदा अलग चीज है कि मान लीजिए उससे मेडिकल कॉलेज बनेगा या फिर रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप्ड होगा, तो वो अलग बात है। बट मेन बात हम लोग का फोकस क्या था, पहले था कि हम लोग को स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए, उसके बाद ये सब सेकेंडरी चीज़ है। ये तो हुआ ना कि बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, आइसक्रीम नहीं मिला तो घर में कुछ भी दूध मिला के पिला दिए, अलग बात है। आप कुछ और हमारे साथ हैं, जो बजट में एलोकेट हुआ है पैसा, वो संतोषजनक है? युवा होने के नाते कैसे देख? देखिए, कहीं ना कहीं तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा। जिसे भाई साहब बताएं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, बिल्कुल भी मिलना चाहिए। हम लोग खुद सोचते हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नहीं मिला तो बजट जो भी मिला उससे भी काफ़ी नहीं है। बहुत कुछ है इसमें, जिसमें लगभग 59,000 करोड़ रुपया दिया गया बिहार को, जिसमें 26,000 करोड़ का ये 3 एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, फिर 1 मेगावाट का ये बिजली पावर बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज सब हैं, फिर और सब चीज़ें भी हैं। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। अब ये नहीं अभी कहा जा सकता है कि ये विफल रहेगा, अभी ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। प्रवीण जी, कन्फ्यूजन की मूल वजह स्पेशल स्टेटस है, क्योंकि पिछले 2010 से नीतीश कुमार ने जिस तरह से स्पेशल स्टेटस को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, जन जन तक पहुंचा दिया और सबके दिलो दिमाग में यह बैठा दिया कि जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल जाता है तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है, और इसी का फायदा विपक्ष उठा रही है। कैसी विडंबना है कि बिहार में इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को झुनझुना मिलने का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ यही इंडिया गठबंधन के नेता जो दूसरे स्टेट में है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को ज्यादा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के बयानों से यही बात जो कुमार राकेश जी ने कही थी, वही ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाए जाते हैं, यही तो राजनीति है, और ये सब तरफ से बनाए जाते हैं। और इस बार जो नैरेटिव बनाया गया उसमें चाहे वो स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, वो भी एक तरीके से पॉलिटिकल बयान था, क्योंकि इस पर बात अलग से भी हो सकती थी, इसको अश्योर किया जा सकता था। और ये तो सरकार बनने के पहले से भी बात हो रही थी, और बाद में जो बजट आया उसमें काफ़ी खुशी जाहिर की है। और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी ये युवाओं को ये देखना चाहिए, राजनीति, खैर बिहार के युवा हैं, राजनीति खूब समझते हैं। मधुकर, एक फटाफट आप जरा झारखंड के विषय में भी बताएं। झारखंड पर ये जो पूर्वोदय की योजना है जिससे हमने शुरुआत की थी, पूर्वोदय प्लान है, इसका कितना असर पड़ेगा स्थानीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को, या यहां पर पकड़, क्योंकि बिहार की राजनीति तो हम बहुत स्पेसिफिक देख पा रहे हैं, झारखंड की राजनीति को उतना बड़े परिदृश्य में समझ नहीं पाते हैं लोग। थोड़ा बताएं कितना असर पड़ रहा है। देखिए, जहां तक बजट की बात है, जहां तक विकास की बात है, विकास की अगर देखा जाए तो बार बार बिहार की बात होती है। यहाँ बिहार और झारखंड को अलग करके मतलब उस परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचा जाए, लेकिन अगर विकास की बात करें तो झारखंड को ज़रूरत ज़्यादा है। झारखंड में जिस तरह से आदिवासी बहुल इलाका है, और जब राज्य का विभाजन हुआ था उस वक्त भी मन में यही था, दिमाग में यही था, क्योंकि विभाजन भी जो है वो वाजपेयी जी के समय में हुआ था, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था। तो ऐसे हालात में झारखंड को कितनी ज़रूरत है, झारखंड जिस तरह से आदिवासी बहुल इलाका है, दुरूह इलाका है, जंगल का इलाका है, तो ऐसे हालात में यहाँ विकास की किरणें ज़्यादा ढंग से पहुँचे, इसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं प्रवीण जी वहीं आऊँगा कि जो अभी हमारे एक मेहमान ये बोल रहे थे कि जो मंथली बैठक होती है, बजट की जो रिव्यू मीटिंग होती है वो तक नहीं होती है, तो मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि राज्य के बीते हेमंत सोरेन की सरकार में, जो वर्तमान सरकार 2019 के चुनाव के बाद बनी है, वित्त मंत्री कांग्रेस के हैं, वित्त मंत्री पूर्व आईपीएस हैं। ऐसे हालात में अगर पूर्व आईपीएस के वित्त मंत्री होते हुए अगर मंथली रिव्यू मीटिंग नहीं होती है
तो ऐसे हालात को और क्या कहा जाए, क्योंकि झारखंड में पढ़े लिखे या उस तरह से बहुत मैच्योर हाँ, इन चीजों का अभाव नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर उठकर कुछ सॉलिड काम करने की जरूरत है। अब क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फटाफट क्लोजिंग स्टेटमेंट सभी से लूंगा। प्रोफेसर अग्रवाल, पहले आपसे बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा सभी मेहमान टिप्पणी करें। आने वाले समय में युवा और बेरोजगारी, खासतौर पर किसान, आपको लग रहा है बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे विचार में जो योजनाएं भारत सरकार ला रही है और जो योजनाएं, चाहे वो स्टार्टअप हो, स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो इंटर्नशिप के माध्यम से भी इस बार उन्होंने प्रोग्राम कोशिश किया है। दूसरा, जो रोक इस सरकार ने पिछले 10 सालों में लगा रखी थी, 1.5-2 साल पहले मोदी जी ने उसको ओपन किया है, जिसमें जो रोजगार जिसे जैसे कहते हैं, जो सरकारी नौकरी होती है, काफ़ी सारे महकमों के अंदर 40 से 60% वैकेंसीज थी। उन वैकेंसीज को दोबारा भरने का कार्यकाल दोबारा शुरू किया है, क्योंकि हम ग्रोथ मोमेंटम की तरफ हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो महकमे भी भरने जरूरी है। लोग नहीं काम करेंगे तो कैसे काम करेगा? सारी चीजें मशीनें या एआई नहीं कर सकता है। जी जी। तो वो जो भरने की प्रक्रिया 1.5 साल पहले शुरू हुई, मेरे विचार से उससे भी जो प्रोडक्टिविटी है और यूथ को एक कुल मिलाकर रोजगार की तरफ, युवाओं को एड्रेस करने की तरफ काम किया जा रहा है। बहुत फटाफट, क्योंकि कुमार राकेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने चुनावी मुद्दे थे और जिस तरह का नतीजा आया, उसके बाद बीजेपी स्पेसिफिकली कुछ चीजों पर फोकस कर रही है। उसमें वो मुद्दे भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो। आपको क्या लगता है कि उस तरफ ही अब आने वाले 5 साल में आप ज्यादा काम देखेंगे? तय की गई है इसमें। कृषि जो है सबसे टॉप पे है, और जिस तरह से कृषि को दी गई है, उसके अलावा जो अभी अमन जी बता रहे थे कि युवा रोजगार, वही फोकस है। उसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के लिए मैं भी डाटा देख रहा था, अभिषेक जी और मधुकर जी उस क्षेत्र से आते हैं। आदिवासी 8.6% आबादी है पूरे देश में, 21-22 के सेंसस के अनुसार, 21 के सेंसस के अनुसार। उसमें 10.5 करोड़ के आसपास आबादी है। 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने विशेष योजनाएं शुरू की है, जिससे उनको देश की मुख्यधारा में लाया जाए। जी जी। मतलब जो पहले हो चुका उसमें 5 करोड़ प्लस, उसमें ये एक बड़ी बात है। उसके अलावा जो औद्योगिक कॉरिडोर है, उससे रोजगार का सृजन होगा। एमएसएमई को लेकर जो बात कही गई है, उससे रोजगार सृजन होगा। गरीब को लेकर के, और तो सभी लोग, ठीक है कुमार जी, मैं क्लोजिंग कमेंट खेतान साहब और रामादीन जी से भी ले लेता हूं। मध्यम वर्ग को लेकर भी बात कही गई। जी जी जी। रामादीन जी, झारखंड का विकास आने वाले समय में केंद्र और राज्य का कितना सहयोग रहता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि, और हम ऑप्टिमिस्टिक तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में व्यवहारिक रूप से देखें तो कितनी संभावनाएं आपको दिख रही हैं आने वाले समय में? मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ झारखंड के भविष्य को लेके। जैसे आज के दिन में पूरा भारत पूरे विश्व का ग्रोथ इंजन है, मुझे लगता है कि ये जो पूर्वोदय योजना है, इट्स गोइंग टू बी द माइलस्टोन। कुछ समय लगेगा, एक रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में नहीं होता, लेकिन जो शुरुआत है, जैसे पूर्वोदय योजना आई और बाकी इन्वॉल्वमेंट की, और कुछ बार जैसे कि अभी जो मधुकर जी भी बता रहे थे, हम लोगों ने जो है देखा, कुछ बेसिक्स पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल विल्स आने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी जो फंड्स हम यूज ही नहीं करते हैं, अब साल में अगर एक बार बजट समीक्षा बैठक करिएगा तो कैसे यूज करिएगा? तो वो मंथली या तो एक लाइन में हमने कहा कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार भी काम करे, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करे तो ज्यादा बेहतर नतीजा है। लोग तो यहाँ है, हम तो चाहते हैं कि हमारा राज्य ठीक है। खेतान साहब, बिहार की अपनी सियासत है, अपनी खींचतान है, लेकिन इस सियासत के बीच में आप बिहार के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, वर्तमान जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके साथ? बहुत संक्षेप में, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए, केंद्र सरकार ने जो भी किया बिहार के लिए अच्छा किया। अब बिहार सरकार का भी रोल बनता है कि उन चीजों को धरातल पे उतारे और केंद्र पर अपना दबाव बनाए रखे कि भाई मुझे जो मिला है कम मिला है, इसको जितना जल्दी से जल्दी इसका उपयोग। ये अच्छी लाइन आपने बोली चलते चलते, केंद्र पर अपना दबाव बनाए रखे। तो ये इस लाइन के साथ क्लोज करते हैं इसको। डॉक्टर अभिषेक कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल खेतान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आपका बहुत धन्यवाद। आशुतोष और मधुकर, आपका विशेष धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहे हो, कई महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की। तो आपका बजट और उसमें पूर्वोदय को लेकर जो बात की जा रही
रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बड़ी सार्थक चर्चा रही है। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, जहां खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी।